नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। अपना मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार बैठकें कर चुनाव की रणनीति बना रही है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की दिल्ली से भोपाल वापसी के बाद कांग्रेस में तैयारियां नए सिरे से शुरू हो गई हैं। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। आगामी चुनाव को लेकर हाथ तैयार। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी करेगी मैराथन बैठक। एक्टिव कार्यकर्ता इन, बाकी होंगे कांग्रेस से आउट। कार्यकर्ताओं को कमलनाथ देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सोमवार से कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल वापस आ रहे हैं। बता दें, कांग्रेस हाईकमान के बुलावे के बाद कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। दूसरी तरफ खंडवा लोकसभा चुनाव सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेंगाओ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों के चयन और चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस अब एक्शन के मूड में आ रही है। वहीं सोमवार से 4 दिनों तक चलने वाली इस मैराथन बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जिला अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस की माने तो इस बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही वो लोग जो सक्रिय नहीं हैं, उनको निष्कासित कर नए लोगों को जगह दी जाएगी। देख, कांग्रेस का अपना एक कार्यक्रम रूटीन चलता रहता है। कभी सेवा दल का रहता है, कभी और रहता है। संगठन की गतिविधियां हमारी निरंतर जारी हैं। जब से लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद से जो संगठन की गतिविधियां शिथिल हो गई थी, अब उनको फिर से आगे बढ़ना है, बढ़ा रहे हैं, उसको गति दे रहे हैं। और जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल, इसके जो मुद्दे हैं, इसको लेकर निरंतर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और इसमें और कैसे गति दी जाए, इसको लेकर चिंतन और शिविर, हमारी विचारधारा की बात को लेकर, ये सारे मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं बीजेपी में भी लगातार चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज भी वर्चुअल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसके बारे में बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि इस शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम आज भारत की विदेश नीति और उपलब्धियां, इस पर माननीय जयशंकर जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। अनेक ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्यतः कार्यकर्ता को नहीं हो पाती। इसके कारण ये वर्ग हम सबका मार्ग प्रदर्शित करता है और इसके कारण हम बेहतर और अच्छे से अपने एजेंडा को और आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन बैठकों से निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है। भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की ही तरफ से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जाए, जिससे जनता को साधा जा सके। और इसी पर चर्चा के लिए आज तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र शिवाजी पाटिल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से कमलनाथ जी की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली से उनकी भोपाल वापसी हो रही है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? किस तरीके का चिंतन मंथन अब कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा? में निरंतर बैठती हैं और अभी आगे कल से चालू हो जाएंगे। वो जो है अपने उम्मीदवार फाइनल करना है। आने वाले चुनाव है नगर पालिका के, नगर निगम के, पंचायतों के, उनके लिए हमें तैयारी करनी है। आज जो समस्याएं हैं किसानों की, जिन्हें पूरा लूट खाया सरकार ने, आज जो समस्याएं हैं आम आदमी की, ना अस्पतालों में उन्हें दवाई मिली, ना ऑक्सीजन मिली, ना उनको जो है इंजेक्शन मिले, और एक तरह का एक बड़ा माफिया राज मध्य प्रदेश में हावी हो चुका है, जिसमें जो है हर तरह का माफिया। आप देखें, दवाई की किल्लत हुई, दवाई माफिया पैदा हो गया।
इंजेक्शन की किल्लत हुई, इंजेक्शन चोरी होने लगे, इंजेक्शन का माफिया पैदा हो गया। एक दिन जो है हमारे गृह मंत्री जी ने बयान दिया प्लाज्मा थेरेपी होगी, प्लाज्मा थेरेपी होगी, नकली प्लाज्मा का माफिया पैदा हो गया। ये मध्य प्रदेश में जो है जहरीला दूध, नकली जहरीली शराब, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर माफिया खड़ा नहीं हुआ है। और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सरकारी विभाग का एक फर्जी ऑडिट कंपनी आके ऑडिट भी कर गई और सरकार ने ऑडिट भी करा लिया और 15 दिन बाद पकड़ रहे कि अरे बाप रे, कोई फर्जी कंपनी, फर्जी लोगों ने हमारा समितियों ने ऑडिट कर दिया। इससे ज्यादा बेखबर सरकार क्या हो सकती है? इससे ज्यादा जो है सरकार की हालत क्या है? छोटे छोटे अधिकारियों, क्लास 3, क्लास 4, उनके यहाँ से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। इतनी भ्रष्ट सरकार ये 15 साल 16 साल का इसका राज रहा है। ये आप देखें कि करोड़ों रुपया पकड़े जा रहे हैं, सोने की सिल्लियां पकड़ी जा रही, किलो किलो से सोने पर सोना पकड़ा जा रहा है, चांदी पकड़ी जा रही है। तो ये जो खेल हो रहा है मध्य प्रदेश में, एक लूट तंत्र स्थापित कर दिया है सरकार ने। उस सरकार के खिलाफ हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। भूपेंद्र जी, लगातार प्रदर्शनों का दौर तो देखा ही जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो सरकार तो लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो काम किए गए वो सर्वोपरि थे। जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए कि किसी को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने दी, बहुत जल्दी कोरोना पर काबू पा लिया गया, लोगों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई, उस पर क्या कहेंगे आप? 4 महीने में 3 लाख से ज्यादा मौतें जिस प्रदेश में हुई, वो पीठ थपथपा के अपना क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा कोई बेशर्मी नहीं हो सकती। आप खूब पीठ थपथपाइए, अखबारों में छपवा लीजिए, टीवी पर जो है अपने विज्ञापन डाल दीजिए, लेकिन उससे अगर वो लोग लौट के आ जाएंगे क्या जो मारे गए? जिनको दवा नहीं मिली मौके पर, जिनको जो है इंजेक्शन नहीं मिले मौके पर, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली मौके पर, जिनको बिस्तर नहीं मिले मौके पर, और बेचने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता अस्पतालों के बेड बेच रहे हैं। 40,000 लाओ तो बेड दिलवा देते हैं, आप जो है पैसे लाओ तो आपको इंजेक्शन दिलवा देते हैं, आप पैसे लाओ तो आपको जो है ऑक्सीजन वाले सिलेंडर बेड दिलवा देते हैं। ये धंधा मध्य प्रदेश में चला है 4 पूरे 1.25 साल, और जनता ने भोगा है इसको। वो इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होने वाला है। ये घर घर बात है और घर घर बात लेके हम लोग जाने वाले। नरेंद्र शिवाजी पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र जी, भूपेंद्र जी ने बड़े गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं कि प्रतिनिधियों ने ही यहां पर कोरोना काल में बेड यहां पर बेचे हैं और जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे गए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए साहिल जी, आज की आपकी डिबेट तो कांग्रेस की पार्टी पर थी। कांग्रेस की पार्टी जिस तरह से कुछ नए चिंतन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की लीक पर चलकर, लेकिन बहुत विद्वान और वरिष्ठ नेता है हमारे माननीय भूपेंद्र जी, लेकिन उन्होंने पूरी डिबेट को ले जाकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जाकर वो केंद्रित कर रहे हैं, और उसमें भी आधे झूठे सच्चे, तो उनकी तो आरोपों में कोई ऐसा मैं नहीं समझता कोई तथ्यात्मक जानकारी थी। केवल यदि इस तरह की बातें करने से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यदि ऐसा होता तो आज मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 डिजिट में मरीज आ रहे हैं कोविड के, जबकि दूसरी ओर जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जिसमें से महाराष्ट्र जैसा भी शामिल है, जहां पर कांग्रेस सरकार में शामिल है, वहां पर आज भी हजारों में लोग आ रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बेहतर काम नहीं किया होता तो ये कंट्रोल कैसे हो जाता कोविड-19? यदि कोविड-19 आज मध्य प्रदेश में कंट्रोल में आया है, नियंत्रण में आया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश के सरकार के जो तमाम कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स है, उनकी मेहनत है। निश्चित रूप से उसका ही परिणाम है कि आज मरीजों की संख्या घटकर बहुत नगण्य रहे, ये केवल 10-20 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये इतना जो कंट्रोल हुआ है, निश्चित रूप से इसके लिए हमारे प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स धन्यवाद के पात्र है, और निश्चित रूप से इसमें सरकार के मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम आरोप प्रत्यारोप पर जाएंगे तो मैं भी कांग्रेस के ऐसे नाम गिना सकता हूँ जिनको युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वे भी जो है इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। तो मैं कहता हूँ इस दिशा में डिबेट जाएगी तो ठीक नहीं,
अच्छा ये होगा कि जो कांग्रेस ने काम किया उसको गिराते भूपेंद्र जी तो अच्छा लगता। नहीं तो अभी तो ऐसी स्थिति है कि चुनाव आए, कांग्रेस आई, कोरोना काल में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई। तो मैं समझता हूँ कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने अपने ओर से काम किया हो, चाहे सरकार में बैठे हमारे नेताओं ने काम किया हो, और तमाम अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस, सुरक्षा अधिकारी, सफाई कर्मचारी, इन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर इतने अच्छे से कोरोना को नियंत्रण करने में सहयोग दिया है। जी नरेंद्र जी, वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्या है ये शिविर और आने वाले चुनाव में इससे क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल साहिल जी, देखिए जैसा कि आपने भी हमारे प्रदेश महामंत्री की बाइट दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी एक सतत जीवंत संगठन है। लगातार हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण की परंपरा है। जो ई चिंतन शिविर इस समय चल रहा है, त्रिस्तरीय हमारे यहाँ पर चल रहा है। जिला स्तर पर होता है, प्रदेश स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आज जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर ई चिंतन शिविर हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के उनके पदानुसार और जो भी उनकी जिम्मेदारियां उसके अनुसार उनको भाग लेना होता है। कोई राष्ट्रीय में लेता है, कोई प्रदेश में लेता है, कोई जिले में लेता है। इनमें विभिन्न विषय की चर्चा होती है। जैसे कि आज का जो विषय था विदेश हमारी नीति, और उसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री जी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के हमारी विचारधारा से संबंधित, हमारी विचारधारा के लिए काम करने वाले नेताओं की जीवनी से संबंधित, या सरकार की जो नीतियां, चाहे विदेश की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे अन्य जो नीतियां, उनके बारे में इन शिविरों के माध्यम से चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं का नीति के प्रति, देश के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उनके प्रति, और जो भी देश की ज्वलंत समस्याएं होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पार्टी की विचारधारा की और नीचे तक कार्यकर्ताओं में विचार प्रसार हो, उसके बारे में ही चिंतन के माध्यम से लगातार सतत हमारे प्रति वर्ष ही चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या ये बात सही है जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही अब कांग्रेस भी ये जिस तरीके से बैठकों का दौर है वो करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत किया जा सके? इसमें इनकी तर्ज क्या है? ये तो लगातार हम लोग बैठ के करते रहते हैं, और ये तो हमसे पैदा हुए हैं 40 साल बाद, और बीजेपी तो पैदा हुई है हमारी पार्टी के 80 साल बाद। तो इनकी तर्ज हम क्या करेंगे? ये तो हमारी नकल करते हैं, नकल चोरी करते रहते हैं। हमारी योजनाओं में अपनी पर्ची चिपका के जो अपना नाम लिख लेते हैं, और इनके पास ओरिजिनल माइंडसेट तो कोई है ही नहीं। जैसे कि ये बातें कर रहे हैं, अभी मैं आपको और छोटी सी बात बताता हूँ कि इतना बड़ा लूटतंत्र चल रहा है। इनका सबसे बड़ा संगठन है जो इनका दिमाग देने का काम करता है, जहाँ से ये सारी चीजें रट के आते हैं। संघ जो है उनका एक प्रचारक जो है हर राज्य में संगठन मंत्री बन के बैठता है, और वो बादशाह होता है, चीफ मिनिस्टर सब उसके चक्कर लगाते हैं। अभी एक मंत्री के यहाँ पर संघ के लोगों से 5 लाख रुपया ट्रांसफर के मांग लिए गए। तो संघ का जो यहाँ पर महामंत्री बैठा हुआ है वो ये नहीं कह रहा कि तुमने ये भ्रष्टाचार करके पैसे क्यों मांग रहे हो। वो ये कह रहा है बयान देके कि 2.5 लाख का रेट था, तुम 5 लाख क्यों ले रहे हो, 2.5 लाख लो। ये इतनी खुली लूट और इतना जो है खुला अनुमोदन जो है भ्रष्टाचार का, ये मतलब ये तो हैरान करने वाली बात है। ये मध्य प्रदेश को लूट के खा रहे हैं ये लोग, और उस लूट के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरेंगे। आज पेट्रोल की कीमतें हैं, दाल की कीमतें हैं। इस सरकार ने केवल लूट करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। खाद महंगा हो गया, उसकी बोरी की जो है क्वांटिटी घट गई, पता चला 5 किलो उनने उसमें ही कट मार दिया। आप तो इनसे कल्पना नहीं कर सकते, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों के उपकरणों पर टैक्स लगाया जा रहा है, पहली बार। ये सरकार किसी तरफ से नहीं छोड़ रही गला रेतने से। आदमी बच जाए ये उसको ईश्वरी बचा। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि सबको हम जो है जजिया लगा लगा के मार डालेंगे, और ये आज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की हालत हो गई है। मध्य प्रदेश तो चूंकि इनका जो है एग्जाम्पलरी प्रदेश है, तो जो देश भर में जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में और चढ़ा के ये लोग प्रदर्शित करते हैं ताकि जो है आला हजरत खुश हो जाएं। तो मध्य प्रदेश में ये और ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और आप देखें कि आप अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सारी मलिन बस्तियों में दलितों के यहाँ अत्याचारों के शिकार 10-10 फुट जो है जिंदा
लोगों को गाड़ के मार डाला जा रहा है। आज जितनी जगह पर भी घटनाएं घट रही हैं, अभी कल विदिशा में घटना घट गई लाल पठार पर, वो भी दलित बस्ती, वहाँ पीने का पानी नहीं, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आज जो है 15 साल से राज कर रहे हैं हुजूर यहाँ पर, और 15 साल बाद अगर पीने के पानी की किल्लत है, एक कुआं अगर धसक जाए तो वहाँ प्यासे मरना है, 4000 लोग वहाँ रहते हैं। ये असली आईना है इनकी शक्ल, ये अब आईना देखते नहीं है लोग, और ये आईना अब इन्हें जनता दिखाएगी, और जनता जब दिखाएगी तो 0 सन्नाटा, ये दौड़ते फिरेंगे इधर से उधर। जी नरेंद्र जी अपनी बात रखिए। पहली बात तो ये कि भूपेंद्र जी ने जो बात हमारे यहाँ पर संगठन महामंत्री को लेके कही वो बेबुनियाद है, पूर्णतः उसका मैं खंडन करता हूँ। भूपेंद्र जी से कहता हूँ ऐसे बेबुनियाद बगैर प्रमाण के आरोप कृपया न लगाइए। ये रेट की व्यवस्था आपके रहती भारतीय जनता पार्टी में, ना ऐसी कोई रेट की व्यवस्था है सरकार में, ना ऐसा कोई आरोप आप किसी भी तथ्य के साथ लगा सकते हैं। बेबुनियाद तथ्य के आधार पर ऐसा आरोप कृपया मत लगाइए। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रचारक के आपने उल्लेख किया, प्रचारक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन इस भारत माता की सेवा के लिए दान करता है। ना उसके शादी विवाह करते हैं, एक साधु जिसको हम कह सकते हैं सदैव श्वेत वस्त्रों में काम करने वाले साधु लोग हैं। इस तरह के लोगों पर इस तरह के आरोप उचित नहीं है। तो सुन लीजिए भूपेंद्र जी, सुन लीजिए, ये लोग आजादी के बाद से इतने लंबे समय तक इस देश पर शासन करते रहे। इनको शर्म आनी चाहिए ये कहने में कि आज पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी का ये इतने दिनों में क्यों नहीं कर पाए। अरे सुन लीजिए भूपेंद्र जी, सुन तो लीजिए भूपेंद्र जी, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था। भूपेंद्र जी, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था, आप सुन लीजिए ना। हिम्मत हो तो अरे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, हमारी सरकार में बहुत हिम्मत है, चिंता मत करिए, सुन तो लीजिए। अरे मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी थी, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आपको शर्म आना चाहिए कि इतने साल देश पर शासन करने के बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि देश में पीने के पानी के लिए भी कुछ गाँव अछूते हैं। तो आपने क्या किया इतने सालों में? नरेंद्र मोदी जी, सुन तो लीजिए, बात पूरी हो जाती है। अरे भूपेंद्र जी, बात सुन लीजिए, ये सुन तो लीजिए दादा, सुन तो लो ना। प्रधानमंत्री इस क्षेत्र से गए लोग तो आपकी अरे सुन तो लो दादा, सुन लो ना, एक विदेश मंत्रालय राज करती रही, बता रहे ना, वहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था हुई है। जब कुआं खोदा गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खोदा गया है, दुखद घटना हुई है। अरे सुन तो लीजिए, आपका राज है भाई, भूपेंद्र 50 साल से आप जी, प्रतिनिधि है वहाँ के, और आपको अरे शर्म नहीं आ रही है? आप सुन तो कांग्रेस लीजिए से दादा, बात कर रहे हैं। सुन तो लो दादा, 50 साल से वहाँ बीजेपी राज कर रही है, 50 साल से क्या कर रहे हैं आप? अरे साइनी को चुप कराइए तो हमारी आवाज जाए। चलिए ठीक है, ठीक है नरेंद्र जी, भूपेंद्र जी शांत हो जाइए, माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है यहाँ पर। भूपेंद्र जी कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, ठीक है, अरे हम गाली नहीं बक रहे हैं, ठीक है। दिखा रहे हैं ना। अच्छे आदमी है, अरे आपको शर्म आईना करिए दिखा करो। रहे हैं, आप चलिए चलिए ठीक है, ठीक है नरेंद्र जी, भूपेंद्र जी शांत हो जाइए। पार्टी की सरकार ने खोदा है। बोलेगा तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी चर्चा पर वापस लौटते हैं। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कमलनाथ जी की भोपाल वापसी हो गई है, दिल्ली से आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की है, जीत का मंत्र वो कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए, एक और खबर निकलकर यहां पर सामने आ रही है कि कांग्रेस में जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो नॉन एक्टिव कार्यकर्ता हैं, अब उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कितनी ज्यादा सच्चाई है इस बात में, और किस तरीके से क्या रोड मैप रहने वाला है आने वाले समय में? हर पार्टी में कुछ बहुत सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, कुछ कम सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, तो उनकी शिथिलता को दूर किया जाता है, और वो शिथिलता उनकी दूर की जाएगी, और उन्हें काम पर जुटाया जाएगा, उनको कार्यक्रम दिए जाएंगे, वो काम पे लग जाएंगे। वही कार्यकर्ता जो आज थोड़ा सा कम सक्रिय है, कल ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो ये पार्टी जो है इस तरह से प्लान करती है, इस तरह से रोड मैप बनाती है, और जिस तरीके से हमने जो है दमोह का चुनाव जीता है, उसी तरह से हम काम करेंगे, और जो है ये बाकी 3 चुनाव भी हम लोग जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। कमलनाथ जी उस डायरेक्शन में लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और लोगों का संगठन को सशक्त कर रहे हैं। जी, उपचुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
नहीं, निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट फाइनल होंगे। हमारी सारी वहाँ की पूरा जो है स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ के हमारे जो है बूथ तक कैडर तैयार होगा और उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमने दमोह में लड़ा है और दमोह में हमें जनता ने हमारा साथ दिया है, ऐसे यहाँ पर भी हमारी जनता साथ देगी। ठीक। नरेंद्र जी, आपकी पार्टी का क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से, क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है, उसके बाद चुनाव है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चिंतन शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने में भरोसा रखने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ पर सतत गतिविधियां चलते रहती है। पूरे कोरोना काल में हमने सेवा ही संगठन नाम से जो एक अभियान चलाया था, वो लगातार जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता रहे हैं। टीकाकरण अभियान के लिए अभी भी हमारे कार्यकर्ता लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार घरों में संपर्क कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक सतत काम करने वाली पार्टी है। उपचुनाव आएंगे, उसमें भी लगेंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव आते तो उसके लिए भी हम जाएंगे, क्योंकि जनता की सेवा के लिए लगातार हम लोग लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से जनता का हमें प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। भूपेंद्र जी को एक चुनाव क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 28 में हम जब 19 जीते हैं तो जनता का अपार स्नेह हमें भी प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से भूपेंद्र जी एक बात कह रहे थे तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, ठीक है, आप हमसे बड़े हैं, 100 साल पुराने हैं, आपको तो अब परदादा की भूमिका में है, लेकिन अब देश के जो नौजवान है वो भी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं और अपनी पूर्वज पीढ़ियों से ज्यादा बेहतर आगे अच्छा काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी देश की जो पूर्वज पार्टी है कांग्रेस, उससे बेहतर युवा पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो युवा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बेहतर काम कर रही है इस समय देश में, और देश की जनता का उसको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये सब तरह दिख रहा है, तथ्य भी दिख रहे हैं, आंकड़े भी दिख रहे हैं, और विभिन्न राज्य हो चाहे केंद्र हो, केंद्र में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के काम पर देश की जनता का निरंतर जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो आने वाले समय में भी हमें प्राप्त होगा, ऐसी मेरी आशा है। जी भूपेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से आलाकमान के साथ मंथन कर वापस लौटे हैं कमलनाथ जी, कितना फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है और आगे भी इसी तरह का मंथन जारी रहेंगे? निश्चित रूप से ये सतत प्रक्रिया है और कमलनाथ जी जो है एक बहुत ही सीजन्ड और गंभीर नेता हैं और उनके नेतृत्व का हम लोगों को लाभ मिला है। 15 साल की एक सरकार उन्होंने गिराई और उस सरकार को वापस लाए हैं। हालांकि उस सरकार को बाद में खरीद फरोख्त के माध्यम से जनता के लूटे हुए उसके माध्यम से लोभ लालच से गिरा दिया गया, लेकिन जो है ये एग्जाम्पल सेट हुआ है। एक बड़ा घमंड था, एक गुरूर था कि हमारी सरकार कभी गिर नहीं सकती, वो गिरा के उन्होंने दिखाई है और आगे भी जो है वो आने वाली सरकार हमारी होगी। ठीक, चलिए, नरेंद्र शिवाजी पाटिल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की ही तरफ से बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक मैराथन बैठकें यहां पर की जा रही हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रशिक्षित यहां पर किया जा रहा है, चाहे वो चिंतन शिविर के माध्यम से हो या फिर जीत का मंत्र देने की कोशिश यहां पर पार्टी आलाकमान की तरफ से की जा रही हो। लगातार जो बैठकें हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब आने वाले समय में इन बैठकों से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.